हेलो एवरीवन, टीका सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मनसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज मैं आपको जिसके बारे में पढ़ाने वाली हूँ वो साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एरिक एरिक्सन की थ्योरी। तो आइए आज हम रुक करते हैं थ्योरी ऑफ एरिक एरिक्सन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एरिक एरिक्सन कौन थे। एरिक एरिक्सन फ्राइड के सिद्धांतों को, इससे पहले मैंने आपको फ्राइड की थ्योरी पढ़ाई थी, फ्राइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी। तो एरिक एरिक्सन फ्राइड के सिद्धांतों को मानने वाले एक ऐसे मनोवैज्ञानिकों की श्रेणी में आने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे ज़्यादा मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी के प्रतिपादन पर फोकस किया। इनका कहना था कि अगर व्यक्तित्व का विकास है तो व्यक्तित्व का विकास मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी के प्रतिपादन से ही व्यक्तित्व का विकास अधिक से अधिक संभव हो सकता है। ये इन्होंने फ्राइड की थ्योरी को ही आगे एलॉबरेट किया। जिस तरीके की फ्राइड की थ्योरी में उन्होंने साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ अ चाइल्ड बताया था, इन्होंने उस थ्योरी के साथ में ये बताया कि व्यक्तित्व के विकास में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए सोशल कल्चर एक्टिविटीज़ भी उन साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के साथ सम्मिलित होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, किसी व्यक्ति का बायोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल यानी कि जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, ये तीनों ही जो प्रकार हैं ये एक जैविक प्रक्रिया है विकास के डेवलपमेंट की। यानी कोई व्यक्ति जब बायोलॉजिकल यानी जैविक अवस्था में है, वो समाज से कॉन्टैक्ट में आ रहा है और समाज से कॉन्टैक्ट में आने के साथ उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही हैं जो बीत रहा है। तो ये तीनों ही ऐसे जैविक प्रक्रिया है जिससे विकास संभव हो पाता है। अब आप देखेंगे कि उन्होंने कहा कि यह इस अवस्था में जब व्यक्ति रहता है तो झगड़ा, भ्रमजाल, संकट आदि से परिपूर्ण रहता है। जब व्यक्ति जैविक रूप से तैयार हो रहा होता है, यानी कि जब वो बायोलॉजिकल प्रोसेस में होता है, तभी उस समय वो लोगों के कांटेक्ट में आता है। कई प्रकार की दुविधाएं, कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रॉब्लम्स, फाइट्स, सारी चीज़ें उसके माइंड में ऑल टुगेदर चलती रहती है, जो कि उसके व्यक्तित्व के विकास का एक बहुत बड़ा अहम फैक्टर है। उन्होंने एरिक एरिक्सन ने 8 ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स, 8 ऐसी दुविधाओं के बारे में डिस्कशन किया अपनी थ्योरी में। उन्होंने उनको पहचाना जो कि जीवन की निश्चित अवधि को केंद्रित करती हैं। ये अवधियाँ प्राइमरी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से स्टार्ट होकर के धीरे धीरे हर स्टेज में आगे बढ़ती है। तो आइए अब इनकी थ्योरी का जो मेन इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट्स ऑफ 8 कॉन्फ्लिक्ट्स, 8 कॉन्फ्लिक्ट्स का कॉन्सेप्ट दिया जिसमें व्यक्ति अपने जन्म से लेकर के मृत्यु के समीप पहुंचने तक किस तरीके की थ्योरीज में फंसा रहता है। ये वो 8 पहलू हैं या वो 8 कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। सबसे पहला है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जिसे हम कहते हैं विश्वास के प्रति अविश्वास। दूसरा है एनाटॉमी वर्सेस डाउट एंड शेम, यानी स्वतंत्रता के विपरीत शंका या लज्जा। इनिशिएटिव विथ वर्सेस गिल्ट, आरंभ के विपरीत अपराध। चौथा है इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरिटी, परिश्रम के विपरीत हीनता। नेक्स्ट है ईगो आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी डिफ्यूजन, जिसे हिंदी में कहते हैं अहम की पहचान के विपरीत फैलाव। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जिसे कहते हैं मित्रता के विपरीत अलगाव। देन जेनरलिटी वर्सेस सेल्फ एब्जॉर्प्शन, जिसे कहते हैं उत्पादकता के विपरीत स्वशोषण। इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ये लास्ट कॉन्फ्लिक्ट है। इसका मतलब होता है सच्चाई स्थिरता के विपरीत आशाहीनता। इन 8 कॉन्फ्लिक्ट्स में मनुष्य का जीवन फंसा रहता है, यानी उनकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट का जो हम डिस्कशन करें इनकी थ्योरी, इनने बताया किस तरीके से इन 8 डायमेंशंस में एज टू एज शिफ्ट होने से व्यक्ति की पर्सनालिटी प्रभावित होती है। तो आइए हम इनको डेप्थ में स्टडी करते हैं। सबसे पहले ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी विश्वास के विपरीत अविश्वास। ये जो टाइम होता है ये बर्थ से 18 मंथ में पाया जाता है, यानी जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तब से लेकर के 18 मंथ तक फर्स्ट स्टेज उसके अंदर पाया जाता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये सेल्फ, हम कह सकते हैं ये स्वयं पर विश्वास का इंद्रिय ज्ञान है। इसमें बच्चा संसार में अपने योग्य एवं मित्र के रूप को स्वीकार करता है। बच्चा माँ की प्यार भरी सुरक्षा के द्वारा मुख्य संतुष्टि प्राप्त करता है, यानी उसका जो इनिशियल सेटिस्फेक्शन होता है वो उसकी मदर से उसको मिलता है।
जैसे जैसे शिशु को ईगो की नीड सेटिस्फाई होती जाती है, यानी आज इस फर्स्ट अवस्था को मैं बर्थ टू 18 मंथ ऐसे बताऊंगी कि छोटे बच्चे की सारी नीड सेटिस्फाइड उसकी माँ से होती है। जैसे जैसे उसकी नीड सेटिस्फाई होती जाती है उसको विश्वास होता चला जाता है कि नहीं, मैं जो हूँ, मैं जो चाह रहा हूँ वो मुझे मिलेगा, यानी अपना सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं वो शो करने लगता है। उसके विश्वास का इंद्रिय ज्ञान उसको यहाँ से, यानी उसे अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ये पता चल जाता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे जो फील हो रहा है वो भूख को पहचान नहीं पाता, लेकिन ही सेटिस्फाइड, उसको कहीं ना कहीं खुद पर विश्वास होने लगता है कि जो वो चाह रहा है वो उसको मिल रहा है। अगर उसकी नीड यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही तब उस विश्वास के प्रति उसके मन में अविश्वास की भावना उत्पन्न होने लगती है। इससे हम ये कह सकते हैं, यदि जैविक आवश्यकताओं और उसके अनुरूप संवेगात्मक आवश्यकताएं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होती तब यह अविश्वास में बदल जाता है। यानी कि सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जैसे बच्चे को ये विश्वास है कि उसको भूख लगेगी तो उसकी माँ उसको फिट करवाएगी या उसको उसकी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। जैसे जैसे उसके इमोशंस, वो जब दूध फीडिंग कर रहा होता है या जब मिल रहा होता है उसको, या फर्दर लव एंड अफेक्शन एंड केयर मिल रहा होता है माँ से, जैसे ही वो अफेक्शन में कोई कमी आती है, यानी कि हम सिंपल शब्दों में कहें कि अगर उसके अनुरूप संवेगात्मक यानी जो उसकी इमोशनल नीड्स हैं अगर वो पूर्ण ना हो और उसकी जो नीड है जैसे मिल्क के लिए या फिर उसकी फर्दर इमोशनल अटैचमेंट के लिए अगर वो नीड उसको ना मिले तो उसके मन में अविश्वास की भावना उत्पन्न होने लगती है, यानी विश्वास के प्रति उसका अविश्वास होने लगता है कि ये नीड मेरी सेटिस्फाई नहीं हो रही, और यहाँ से उसकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा पार्ट अफेक्ट होता है। सेकेंड पार्ट की हम बात करें, ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट एंड शेम, स्वतंत्रता के विपरीत शंका या फिर लज्जा। यह स्टेज 8 मंथ से 3 साल के बच्चों में होती है। यह स्टेज 8 मंथ्स टू 3 इयर्स तक के बच्चों में पाई जाती है फ्रेंड्स। और इस अवस्था की स्पेशलिटी ये है कि यह फ्रायड की ओरल स्टेज के समान ही है। जिस तरीके से फ्रायड के ओरल स्टेज को मैंने एक्सप्लेन किया था, ये बिल्कुल उसी की समान ही है। इसमें बच्चा स्वयं पर तथा अपने माता पिता पर विश्वास रखता है। वो अपने माता पिता पर डिपेंड नहीं होना चाहता, पर साथ ही उनकी सहायता के निर्देश भी प्राप्त करना चाहता है। अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 8 महीने से 3 साल तक के बच्चे होते हैं, कई सारे ऐसे काम होते हैं जो वो खुद से नहीं कर सकते। उन्हें पता होता है कि वो खुद से नहीं कर पाएंगे। लाइक जैसे 8 महीने का बच्चा है तो वो उसको लगेगा कि मैं ये खुद उठा लूँ या ये सामान को मैं इधर से उधर खसका दूँ, तो लेकिन उस तरीके की एक्टिविटीज़ वो करना चाहते हैं, जबकि उनको मालूम होता है कि कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हम खुद कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए बड़े उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें और साथ साथ में उनको सेटिस्फेक्शन उसी चीज़ों से मिलता है। और अगर उसके विपरीत अगर वो किसी काम की ठानते हैं, कई बार जैसा ऐसा होता है कि कोई बच्चा, छोटा बच्चा है, आप मान लीजिए 8-9 महीने का, वो किसी चेयर को खिसकाने की कोशिश कर रहा है, जिद कर रहा है मैं खिसकाऊंगा, या कोई भारी सामान है मैं उठाऊंगा, तो हम छोड़ देते हैं कि ठीक है उठाओ, और हम उस बच्चे का मजा लेते हैं। लेकिन जब वो बच्चा उस काम को सोचता है और नहीं कर पाता तो उसके मन में कहीं ना कहीं उसके प्रति डाउट और शेम आने लगता है, एक प्रकार की लज्जा, वो अपने प्रति हीन भावना फील करने लगता है कि मैं ये कर लूँगा, मैंने सोचा था, मुझे इसके लिए इंस्ट्रक्शंस पेरेंट्स से नहीं मिले और मुझे सबने मेरा मजाक उड़ाया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट अहम जो टाइम होता है 3 इयर्स तक। अब आजकल तो बच्चे प्री क्लासेस में जाने लगते हैं, इसलिए हमेशा उनको मोटिवेट करना चाहिए। अगर वो किसी कार्य को करने के पीछे इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इन अवस्था में बहुत ज़रूरी कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको मोटिवेट करें, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, क्योंकि वो यही उनकी नीड है। 8 मंथ्स टू 3 इयर्स का बच्चा है, अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन, वो यही चाहता है कि उसको उसके रिस्पेक्टिव पर्सन से, उसके एल्डर्स से उसको जो है निर्देशन मिले, उसको इंस्ट्रक्शंस मिले और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके वो जो चाहता है वो अपने आप को प्रूव कर सके। थर्ड स्टेज इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये 3 साल से 7 साल के बच्चे के अंदर होती है। 3 इयर्स टू 7 इयर्स के बच्चे के अंदर आरंभ के विपरीत अपराध की भावना आने लगती है। यहाँ पे बच्चे का मेन वर्क खाली खेलना कूदना होता है। जब बच्चे को खेलने में रोक टोक की जाती है तब उन्हें तनाव महसूस होने लगता है। यानी आप देखेंगे 3 से 7 साल का बच्चा अगर कोई गेम खेल रहा है और गेम खेलते खेलते वो कुछ कर रहा था, हम लोग उसको रोक टोकते, ऐसे नहीं करो, इसको नहीं उठाओ, वहाँ नहीं रखो, तो कभी कभी हस्तक्षेप, इस तरीके का हस्तक्षेप, यानी हम उसके खेल में जब बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसे बाधाएं लग रही, शायद उसके लिए कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन ही हो, तो उस वजह से वो अपराध की भावना उसके अंदर विकसित होने लगती है।
इस अवस्था में लैंगिक जागरूकता भी आ जाती है, क्योंकि आप देखेंगे 3 से 7 साल के बच्चे अपने लिंग को पहचानने लगते हैं। बच्चा समान लिंग के माता पिता के साथ स्वयं की पहचान करता है। इसीलिए इस स्टेज को ओडिपस कॉम्प्लेक्स, जो मैंने आपकी फ्राइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी बताया था, ये अवस्था काफ़ी हद तक उससे लिंक करती है। नेक्स्ट स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फर्टी, परिश्रम के विपरीत हीनता। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो 7 साल से 11 साल के बीच है। यहाँ पे जिन बच्चों को ये स्टेज आती है इंडस्ट्री वर्सेस, जिसको कहते हैं परिश्रम की विपरीतहीनता, ये 7 से 11 साल की अवस्था है। इस अवस्था में क्या होता है, ये स्टेज एनर्जी की अधिकता का उपयोग से उत्पन्न छटपटाहट द्वारा पहचानी जाती है। यानी इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे 7 से 11 साल के बच्चे फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा कोई काम नहीं जिसको वो नहीं कर सकते, या कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं जो उनसे बेहतर उस काम को करके दिखा सके। फुल ऑफ एनर्जी होते हैं और बिल्कुल उनमें बहुत ज़्यादा चुलबुलाहट छटपटाहट होती है कि मैं ये करके दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि 7 से 11 साल के बच्चों की अगर हम बात करें, ये वो स्टेज होती है जब वो स्कूल में क्लास 1, 2, 3 यानी 4, 5 प्राइमरी के लेवल पे रहते हैं। उन क्लासेस के बच्चों को जैसे ही टीचर कोई वर्क देते हैं, उनमें कहीं ना कहीं सेल्फ कॉम्पिटिशन की भावना आती है, इससे बेहतर मैं करके दिखाऊंगा, या अपने फ्रेंड से वो खुद ही कॉम्पिटिशन की भावना उत्पन्न कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो ही किसी काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बच्चा इस स्टेज में उन आवश्यकताओं योग्यताओं को विकास करता है जो समाज में उसे सफलता दिला सके। यानी यहाँ पे उस टीचर द्वारा दिए गए कार्य के प्रति उनका मेन इंटेंशन क्या होता है कि वो समाज में उनको जो उनका समाज क्या है, उनके स्कूल में जो उनकी टीचर उनको पढ़ा रही है, शी इज़ द आइडल फॉर देम, और शी या ही जो भी है, और जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको लगता है कि वो पूरी क्लास के जो बच्चे हैं वो उनकी सोसाइटी है। तो उस सोसाइटी में अगर वो इंस्ट्रक्टर के दिए गए इंस्ट्रक्शंस को सबसे पहले करके दिखाएंगे, या वो ही ऐसे हैं जो कर सकेंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से, तो इससे क्या होगा कि उनको कहीं ना कहीं समाज में उनकी योग्यता, उनकी जो एबिलिटी है वो प्रूफ हो जाएगी। तो इस स्टेज से वो कहीं ना कहीं सोशल कांटेक्ट में आना चालू हो जाते हैं, और जो 7 से 11 साल में जब बच्चा पहुंचता है तो 7 साल के बाद उसकी लाइफ की जो भागम भाग होती है वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से वो सेल्फ प्रूफिंग के चक्कर में आ जाते हैं। बच्चा अपने उन योग्यताओं को विकसित करता है स्टेज में, जो इस स्टेज में जो उसे समाज में एक विशिष्ट स्थान दिला सके और दूसरों से उनकी अलग पहचान कराने में सक्षम हो। इस स्टेज में इंडस्ट्री वर्सेस इन्फर्टी में वह समाज की वृद्धि के लिए अपने मित्रों व अपने उम्र के अन्य बच्चों के ऊपर निर्भर होते हैं। क्योंकि डेफिनेटली कैसे निर्भर होंगे, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को टीचर ने एक वर्क दिया और उसने बेहतर किया, तो वो डिपेंडेंट है बाकी बच्चों के कि उससे उनसे बेहतर करना है, या उसको अप्रिशिएशन किससे मिलेगा, अपने उस पीयर ग्रुप से ही उसको अप्रिशिएशन मिलेगा। तो इसलिए उन पर डिपेंडेंट होते हैं अपनी इच्छाओं के सेटिस्फेक्शन के लिए। यदि वह स्तर पर अगर वो इस स्तर पे दूसरे उनको अप्रिशिएट करें, इस लेवल पे अपने आप को नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं उनके मन में खुद के लिए हीन भावना आने लगती है। आप देखेंगे कि ये 7 से 11 साल की अवस्था ही वो अवस्था है जहाँ पे स्कूल एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं बच्चों को एवरेज, बिलो एवरेज, एबव एवरेज की कैटेगरी में डिवाइड करके देखने लगते हैं टीचर्स। रीज़न भी है क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं वो बच्चे जिनको प्रॉपर अप्रिशिएशन अपनी फैमिली से या फिर अपने पीयर ग्रुप से नहीं मिल पाता, वो खुद को हीनता की भावना में ले जाते हैं। इसलिए कहा गया परिश्रम के विपरीत हीनता, उनको कहीं ना कहीं ये फीलिंग आने लगती है ये मैं नहीं कर सकता। तो यहाँ पे उन सारी चीज़ों का विकास होने लगता है। नेक्स्ट स्टेज है ईगो आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी डिफ्यूजन, जिसे कहते हैं अहम की पहचान के विपरीत फैलाव। यह किशोरावस्था की अवस्था है, यानी यहाँ तक तो एक वो बाल्यावस्था तक था। ये स्टेज से बच्चा एडोलसेंस स्टेज में आ जाता है। एडोलसेंस स्टेज यानी वो एक किशोरावस्था में आ जाता है। अब मैं किशोरावस्था के लोगों की बात कर रही हूँ। ये किशोरावस्था की अवस्था यहाँ से स्टार्ट होती है और मनोवैज्ञानिक रूप से यह वयस्क अवस्था से पहले की गुजरने वाली अवस्था है, यानी सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेज। एडोलसेंस स्टेज को इमोशनल स्टेज भी कहा गया है। ईगो आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी डिफ्यूजन, यानी हम अहम की पहचान के विपरीत फैलाव की बात करें तो यहाँ बच्चा इमोशनली बहुत वीक होता है, एडोलसेंस पीरियड होता है, और यहाँ पे वो कहीं ना कहीं ये वो स्टेज होता है जब बच्चा एडोलसेंस पीरियड में होता है। अब वो एक बच्चा नहीं है, बालक नहीं है, किशोर हो चुका है, स्वयं को एक जिम्मेदार नागरिक की तरह देखने लगा है, लेकिन अभी वयस्क होने से पहले की स्टेज है ये। तो यह भूत को भविष्य के साथ जोड़ने वाला समय, हम सिंपल कह सकते हैं कि एडोलसेंस पीरियड एक ऐसा पीरियड है जो किसी बच्चे को उसके चाइल्डहुड और उसके एडल्टहुड से जोड़ रहा है, यानी एक कहीं ना कहीं कड़ी की तरह बात कर रहा होता है ये स्टेज।
बाल्यावस्था की आदतें, हम ये मानते हैं कि जो भी हमारी हैबिट्स चाइल्डहुड पीरियड में डेवलप हो जाती है, वो सारी आदतें जैसे वर्तमान और भविष्य के लिए तैयार होने के लिए जो भी हमारी हैबिट्स डेवलप हुई है वो हमारी चाइल्डहुड पीरियड में डेवलप हो जाती है और वर्तमान और भविष्य के लिए तैयार होने लगती है। लंबी शिक्षा और सेवा काल के द्वारा व्यक्ति भविष्य के लिए तैयार होता है। यानी आप देखेंगे यहाँ मैंने 11 ईयर्स तक के बच्चे की बात करी, बच्चा जैसे ही बाई बर्थ 18 मंथ्स का हो रहा है और वो स्टेज में आ रहा है 8 मंथ्स to 3 ईयर्स, यहाँ से उसकी स्कूल पीरियड स्टार्ट हो गई है। 11 ईयर्स का पहुँचते पहुँचते वो प्राइमरी क्रॉस करके आपका मिडिल लेवल में जा चुका है। अब मिडिल लेवल में आने के बाद में जब ये स्टेज की बात हो रही है, उसने अपनी ऑलमोस्ट एजुकेशन कंप्लीट कर ली, नाउ एडोलेसेंस पीरियड मींस वो बच्चा कहीं ना कहीं क्लास 8 या 9 में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद उसकी लंबी शिक्षा, उसका जो एक मेन बेसिक उसकी फैमिली ने तैयार किया वो प्रारंभ हो चुका था और वो अब तैयार हो चुका है। वह इस अवस्था का ब्रह्मजाल या संकट की व्यक्ति समाज में अपना स्थान अपनी स्वयं की योग्यता के अनुसार पहचानता है। यानी इस स्टेज में पहुंचने के बाद वो कहीं ना कहीं इस लायक कैपेबल हो जाता है कि उसकी खुद की कैपेबिलिटी क्या है और उस कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही वो समाज में अपनी पोजीशन को ढूंढने का प्रयास करता है। वह समाज में कुछ विशिष्ट कार्यों को करना चाहता है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्क जो उसको लगता है कि वो कर सकता है वो उनका करना चाहता है। यह माता पिता को उसके कार्यों की स्वीकार के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है कि जब आपका बच्चा या फिर जब कोई किशोर इस स्टेज से गुजर रहा है, एडोलेसेंस पीरियड में आ रहा हो, तो हमें हमेशा उसके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये वो स्टेज है जब वो समाज में अपनी खुद की पोजीशन, अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को उभार के दिखाना चाहता है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेज ये होता है। देन मैं बात करती हूँ इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, मित्रता के विपरीत अलगाव। यहाँ बाल्यावस्था और किशोरावस्था इन दोनों की आगे की अवस्था है। ये जो अवस्था है ये एडोलेसेंस पीरियड की मैंने बात की और यहाँ तक मैंने चाइल्डहुड पीरियड की बात की। तो ये स्टेज जो है एडोलेसेंस पीरियड और चाइल्डहुड पीरियड के आगे का स्टेज है। यहाँ पे जो इस स्टेज में पहुंचने का व्यक्ति कहीं ना कहीं कैपेबल हो जाता है। अभी वो पूर्ण रूप से विकसित तो नहीं हुआ है, मैच्योर तो नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल वो इस स्टेज में पहुंचने के बाद ये जो उसका एज पीरियड होता है, इस एज पीरियड में वो मैरिज के लायक हो जाता है। देन उसे ये चिंता होती है कि मैं क्या बिजनेस, मैं क्या ऑक्यूपेशन करूँगा, क्योंकि यहाँ तक वो खुद को पहचान चुका है उसकी कैपेबिलिटी क्या है। इस स्टेज में पहुँचने के बाद उसको मैरिज, फैमिली, अपने बिजनेस, ऑक्यूपेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में उसे चिंता सताने लगती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अपने कार्यों के द्वारा दुनिया में प्रवेश, अपनी योग्यता के अनुसार दुनिया में अपना स्थान ढूंढने का वो प्रयास यहाँ पे करने लगता है। स्वयं की पहचान बनाता चाहता है, उस पहचान को खोने का डर भी उसे हमेशा इस अवस्था में लगा रहता है। यानी उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसने अपनी जो पोजीशन मेंटेन करके रखी है, ये पोजीशन उससे खो ना जाए, और फिर भी दूसरों से मित्रता के संबंध स्थापित करने की योग्यता वो यहाँ पे रखता है। कहीं ना कहीं वो जानता है कि यहाँ इस स्टेज में पहुँचने के बाद जो उसके पीयर्स हैं, जो उसके साथ हैं, यहाँ तक उनके दिमाग में अल्हड़पन होता है जब चाइल्डहुड पीरियड में वो रहते हैं। कंपटीशन है लेकिन एक जस्ट फॉर फन, क्योंकि टीचर अप्रिशिएट कर रहा है। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद में वो कंपटीशन जो बिजनेस में कन्वर्ट होकर के हो जाते हैं, तब कहीं जाकर के उसको ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आने लगती है, और साथ साथ में इस चीज़ का डर रहता है कि वो कहीं अकेला ना हो जाए, अपनी आइडेंटिटी मत खो दे। यानी आप सिंपल कह सकते हैं कि बेस्ट एग्जाम्पल एक बिजनेसमैन को आप सोच लीजिए कि वो अपने लाइफ में जितने उतार चढ़ाव झेल कर आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं हर समय अपनी पोजीशन की मेंटेनिंग की चिंता रहती है। तो उस एग्जाम्पल से आप यहाँ देख सकते हैं। देन मैं बात करती हूँ, जैसे इस बात को मैं एक और एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी। जैसे एक कोई पर्सन है, अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है जो कि सेम ऑक्यूपेशन का है, लेकिन सेम ऑक्यूपेशन का होने के बाद भी वो खुद को उससे अलग महसूस कर रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी कुछ क्वालिटीज़ जो है वो, अगर मान लीजिए कि दो बिजनेसमैन हैं और दोनों सेम बिजनेस के हैं, और एक बिजनेसमैन का बिजनेस बहुत बेटर चल रहा है, जबकि जो बी नाम का जो बिजनेसमैन है उसका बिजनेस प्रॉपर नहीं चल रहा, तो बी के मन में ए को देखकर इन्फिनिटी आने लगती है कि वो बेहतर कर पा रहा है, उसके पास ज़्यादा मुझसे काबिलियत है, मैं इस चीज़ को प्रॉपर नहीं कर पा रहा हूँ, मुझ में कमी है। तो ये सारे पार्ट उसकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करने लगते हैं। इन सारी चीज़ों से व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इस तरीके के कई सारे पर्सनैलिटी के नेगेटिव इम्पैक्ट्स उभर के आने लगते हैं। तो ये इसलिए मित्रता के विपरीत अलगाव, और साथ में डर भी होता है कि कहीं मेरे साथ के जो लोग हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मेम्बर्स, मेरी वाइफ, क्योंकि यहाँ मैंने ऑलरेडी बात करी इंटीमेसी पीरियड की, है ना, मेरी वाइफ, मेरे बाकी के रिलेटिव्स और मेरे जो
पीयर ग्रुप्स हैं, कहीं ना कहीं उनसे मैं दूर ना हो जाऊँ, यानी खुद में इन्फिनिटी की फीलिंग यहाँ व्यक्ति के अंदर आने लगती है, लेकिन फिर भी वो सबसे मेंटेन करके चलना चाहता है। तो माइंडफुल इंटेंशन रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्पादकता के विपरीत स्वशोषण, जेनरलिटी वर्सेस सेल्फ एब्जॉर्प्शन। ये क्या है? व्यक्ति अब एक जिम्मेदार माता पिता हम कह सकते हैं कि है, यहाँ पे अपने उत्तरदायित्व को वो व्यक्ति स्वीकार कर चुका है। यानी ये जो स्टेज एडोलसेंस के बाद जो स्टेज आ रही है, जब व्यक्ति अपने बिजनेस और सेल्फ की आइडेंटिटी के लिए बहुत परेशान रहता है, उसके बाद की जो स्टेज होती है वो ये स्वीकार कर लेता है कि वो अब एक उसको जितना करना था वो अपने से जो कर सकता है, वो उसने अपनी पोजीशन मेंटेन कर ली है। अब वो किसी का माता पिता है, अब वो उसके उत्तरदायित्वों के प्रति बहुत स्वीकार कर लेता है कि अब मुझे आगे किस तरीके से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझानी है। वो स्वतंत्र हो जाता है और अपनी संतान को, जो उसके बच्चे हैं, उन संतान को वो अपने मूल्यों के बारे में बताने लगता है। वो चाहता है कि उसके मूल्य, उसके आदर्श या फिर उसकी बुद्धिमत्ता, उसने अपनी लाइफ में जो कुछ भी सीखा, उन सारी चीज़ों को वो अपने बच्चे के अंदर भी दे सके। इस तरीके से उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। यहाँ पे व्यक्ति एक समाज को भी बनाता है। इस अवस्था में जो व्यक्ति की सोच होती है, वो सोच उस सोसाइटी की सोच को बहुत अफेक्ट करती है। अब व्यक्ति एक समाज को भी बना रहा है जो मानव शक्ति को मानने में सहायता प्रदान करती है। वो लोगों से बातचीत करना चाहता है, मधुर संबंध बनाना चाहता है, बाल्यावस्था की विशेषताएं जो हैं उनके बारे में डिस्कशन करता है और स्वयं में इंटरनेटिंग खुश रहने की कोशिश करता है। लेकिन इस अवस्था में जो संकट है, जो प्रॉब्लम है, वो तब उत्पन्न होती है जब उसकी अगली पीढ़ी, यानी उसकी जो न्यू जनरेशन है, उसकी अगली पीढ़ी जो है, वो उसके निर्देशों को एज इट इज़ पालन करने में, उसके विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती। ऑब्वियस है, जनरेशन गैप क्रिएट होता है, सोच में डिफरेंस आते हैं। तो जब उनके बच्चे उनकी बात को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो यहाँ पे इस अवस्था में जो सोशल की फीलिंग है वो आने लगती है। इसके बाद मैं नेक्स्ट और लास्ट स्टेज की बात करती हूँ, जो कि है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, जिसे सच्चाई स्थिरता के विपरीत आशाहीनता को मैं बता रही हूँ। ये है लास्ट स्टेज, ये वो लास्ट कॉन्फ्लिक्ट है। इट इज़ नॉट अ स्टेज, इट इज़ लास्ट कॉन्फ्लिक्ट, आखिरी दुविधा जिसमें व्यक्ति फंसा रहता है। वो जानता है कि अब उसकी लाइफ में उसको जितना कुछ सीखना था या जैसा प्रोसेस चलना था वो गुजर चुका है। अब वो उसकी लाइफ के अंतिम क्षण के ऑलमोस्ट करीब है, कुछ भी उसकी नीड्स ऐसा नहीं है जो नहीं कर पाया। अब समाज, सोसाइटी और इतिहास हम कह सकते हैं, जो भी उसने अपने पूरे जीवन काल में किया है, इन दोनों के द्वारा बनाए गए अपने स्वयं के उद्देश्यों के साथ अपनी इच्छाओं की पहचान करता है वो, कि वो क्या चाहता था, किस तरीके से उसके साथ हुआ। ठीक है, इन इच्छाओं में, अपूर्व इच्छाओं में जो है, तो मेन ध्येय ये रहता है कि जीवन में उसके हमेशा सुख सम्मिलित रहेगा कि नहीं, उसे जो दुख मिले, यानी जिन चीज़ों को वो नहीं कर पाया इन सारी स्टेजेस में, यानी चाइल्डहुड पीरियड तक तो बच्चा ऑलमोस्ट मस्त मौला होकर जीता है। मेन एडोलसेंस पीरियड, इंटीमेसी पीरियड और यहाँ जेनिटल पीरियड, इन तीन कॉन्फ्लिक्ट से जब वो गुजरता है, तब इस अवस्था में पहुँचने के बाद वो कहीं ना कहीं फील करने लगता है कि उसने जीवन में क्या कुछ उसे मिला है, क्या चीज़ें उसने खो दी। तो जिन चीज़ों को खो दिया उनके बारे में विचार करके वो दुख करने लगता है। यहाँ इस एवं व्यक्ति के अपने जीवन में जो कार्य करता है, जो कुछ भी कार्य उसने पूरी लाइफ टाइम में किया है, उन कार्यों को क्रियान्वित होते हुए एवं उनका परिणाम देखने की इच्छा लिए रहता है। यानी कि ऑब्वियसली फ्रेंड्स, मैं इसे बहुत बेस्ट एग्जांपल से समझाती हूँ कि जब कोई व्यक्ति माता पिता बन जाता है, अपने बच्चों को अपने विचार, अपने जो भी आदर्श मूल्य उनको बताना चाहता है, तो पूरा उसका कंसंट्रेशन अपने करियर से बाहर निकल करके इन चीज़ पर आ जाता है कि अब जो मेरी न्यू जनरेशन है या जो मेरे बच्चे हैं, वो किस तरीके से उसको बेहतर तरीके से अपना सकें, या किस तरीके से जो कुछ भी अपने क्या बोलना चाहिए, उनका परिणाम देखने की इच्छा होती है कि उसने अपने बच्चों को जो भी अपने मूल्य दिए हैं, उनके बच्चे किस तरीके से उन मूल्यों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जीवन एक बहुत ही कठिन यात्रा है और यह यात्रा लगभग अंत के समीप है। यानी उनको कहीं ना कहीं ये पता होता है कि अब उनका जो लाइफ साइकिल था वो ऑलमोस्ट नियर टू एंड है, और इसलिए वो आगे अब शांति से जीना चाहते हैं। अगर हम इस पूरी थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, यानी शैक्षिक महत्व को जानने की कोशिश करें कि इरिक एरिक्सन ने इन 8 कॉन्फ्लिक्ट्स के द्वारा क्या बताने की कोशिश की, तो आपको ये पता चलेगा कि आरंभ के विपरीत अपराध, यानी जो मैंने आपको स्टेज बताया था, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी 3 to 7 ईयर्स वाले बच्चे का, ये प्री स्कूल के बच्चे इस अवस्था में आते हैं, जो 3 से 7
वर्ष तक की अवस्था के होते हैं। इस समय माता पिता और अध्यापक को, ये ही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है। यहाँ पे पेरेंट्स, टीचर्स एंड ऑल दी लोकल सोसाइटी, इन सबको क्या करना चाहिए कि बच्चों को पूरे तरीके से सहयोग देना चाहिए, उनको इंटरडिपेंडेंट, उनको ये कह सकते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उनको हमेशा अप्रिशिएट करते रहना चाहिए कि वो स्वयं अपने कार्य को करें, क्योंकि ये 3 to 7 ईयर्स की एज ऐसी है कि अगर यहाँ बच्चे का कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी पार्ट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो गया तो वो बाकी के आगे के आने वाली सारी डिफिकल्टीज़ को बहुत ही ईजी वे में सॉर्ट आउट कर लेगा। तो यहाँ बच्चे इस अवस्था में अगर आपने बच्चे को बहुत केयर और मोटिवेशन दिया तो उसमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता अपने आप ही बनने लगेगी। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आरंभिक अवस्था में ही, यानी जब बच्चा इस स्टेज में है तो इस स्टेज में ही आप बच्चे को अच्छे व्यवहारात्मक आदर्श के बारे में नहीं पूछना चाहिए। यानी आप उनसे यही नहीं पूछने लगे कि क्या अच्छा है, किस तरीके की अच्छा है, यानी उनको कहीं ना कहीं आगे आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी से यही इसी स्टेज में आपको डायरेक्टली आमना सामना नहीं कराना है, बल्कि दूसरे तरीके से उनको ये फोकस करना है कि जितना वो कर पा रहे हैं उनके लेवल के अकॉर्डिंग आप उनको मोटिवेट करते चले। सो फ्रेंड्स, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इरिक एरिक्सन थ्योरी फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। थैंक यू।